जैसे मैं आपको मान लीजिए कि आपको मैं वीडियो समझा रहा हूँ, तो मेरा ये मतलब होगा समझाने का कि मैं आपको ऐसे शब्द समझाऊँ जो आपको समझ में जल्दी से आ जाए। देखिए अभी मैं आपको सारी लाइनें जो है एक बार में समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं सीधे-सीधे समझा रहा हूँ ना, अगर सोच के चलिए कि यही लाइन अगर आपको मैं पीछे से यानी कि उल्टा पढ़ना स्टार्ट करके मैं आपको समझाऊँ तो आपको कैसा समझ आएगा? बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो मौखिक संचार में क्या है कि जो शब्दों की व्यवस्था है वह संरचित होती है, ठीक है? आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है संचार के प्रकार, मैं लिख दूँ के प्रकार संचार, संचार मौखिक ऐसे कुछ लिख दूँ तो शब्दों का मतलब नहीं बनेगा, तो वो शब्दों की व्यवस्था नहीं होती। तो शब्दों की व्यवस्था कैसी होती है? जब शब्दों को हम एक साइड पे और एक सही रूप से रखें। उसके बाद देखिए प्रेषक विचारों या विचारों को संप्रेषित करता है या बोले गए या लिखित रूप से प्राप्त करने को का संदेश देता है। अब देखिए जो प्रेषक, प्रेषक का क्या मतलब यहाँ पे है? प्रेषक को इंग्लिश में कहते हैं सेंडर या इनकोडर। मतलब कि वो व्यक्ति, वो बंदा जो मैसेज या संदेश देता है उसे बोलते हैं प्रेषक। प्रेषक क्या करता है? इसमें जो उसके विचार है उसे संप्रेषित करता है, यानी कि जिसने मैसेज देना है वो उसे संप्रेषित करता है, यानी कि वो अपने मैसेज को बोलकर या लिखकर ऐसा संदेश देता है कि सामने वाले को उसकी बात समझ में आ जाए। तो देखिए मौखिक संचार कितनी तरह का है, देखिए यहाँ पे ये लिखित संचार है, मौखिक संचार है, दृश्य संचार है और ऑडियो विजुअल संचार। देखिए इसे इंग्लिश हिंदी में इसका थोड़ा सा जो शब्द था, मीनिंग था, बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया कि ताकि आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको समझ में आ जाए। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी देखिए नेक्स्ट है लिखित संचार का भी हम पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा ना ऊपर कि इसके टाइप्स कौन से हैं, आई इसकी टाइप थोड़ी सी जान लेते हैं यहाँ पे। लिखित संचार देखिए, लिखित संचार विचारों के लिए सूचना बनाने के लिए पर्याप्त समय देता है। यानी कि लिखित संचार क्या है? जो विचार है उसे सूचना देने के लिए, यानी कि अगर आपको किसी को चीज़ बतानी है, लिख के बतानी है, तो उसके लिए आपका पर्याप्त समय है। मान लीजिए कि व्यक्ति आपके सामने कुछ बैठा है, अगर आप उसको बोल के जवाब दोगे तो आपको बहुत एकदम से जवाब देना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास लिख रहे हो, तो आप उसको काफ़ी देर तक उसको आप लिख सकते हो। यानी कि आप किसी को मैसेज टाइप करके भेजोगे तो आपके पास शब्दों को चुनने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। आपको एक मैसेज टाइप, मान लीजिए आपने कोई मैसेज टाइप किया, वह गलत हो गया, आप उसे सही भी कर सकते हो। अगर आप किसी को बोल के कुछ कह दोगे तो आप उसे सही नहीं कर सकते, है ना? तो देखिए लेखन के दो मुख्य सिद्धांत हैं, लिखने के लिए व्यक्त करें, प्रभावित करने के लिए नहीं। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर आप लिखती रूप में किसी से संचार कर रहे हो, यानी कि आप देखिए लिखित संचार का मतलब कि जब हम किसी से कोई चिट्ठी लिखते हैं, कोई मैसेज लिखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक करते हैं, लिखते हैं ना मैसेज, वो क्या है? लिखित संचार है। अब यहाँ पे मुख्य सिद्धांत क्या है? दो मुख्य सिद्धांत होते हैं कि लिखने के लिए व्यक्त करें, ना कि प्रभावित करने के लिए। यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है? अगर आप किसी को कोई चीज़ लिख रहे हो तो उसे, आप जो मैसेज लिख रहे हो अपने मन की भावनाएं उसे व्यक्त करिए, उसे प्रभावित करने के लिए नहीं। यानी कि जो आप मैसेज देना चाहते हो आपको उसे स्पष्ट रूप से बताना है कि आप क्या बता रहे हो, आपका प्रभावित नहीं करना। इस लिखित रूप में पत्र, मेमो, परिपत्र, रिपोर्ट, विज्ञापन और ईमेल आदि शामिल हैं। प्रभावी लिखित संचार की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इस लिखित रूप में क्या है कि पत्र हो सकता है, रिपोर्ट हो सकती है, विज्ञापन हो सकता है। होता है ना विज्ञापन, मान लीजिए कि सड़क पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पे रास्ते में कोई पोस्टर लगाओ, उसके ऊपर लिखा हो, तो वो आपके काम में आ सकता है। या आप अखबारों में पैम्फलेट पढ़ते हैं कोचिंग सेंटर के या कहीं और के, तो वो भी विज्ञापन है, तो वो भी लिखित संचार है। यानी कि लिखित रूप में अगर किसी को मैसेज पहुंचाया जाता है, संदेश पहुंचाया जाता है, तो वो कहलाता है लिखित संचार। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमें उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करें। यानी कि शब्दों में दो वाक्यों के बीच बहुत अंतर हो सकता है। अनुचित शब्द प्रेषक और रिसीवर के बीच गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, अतः लेखक को उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कहने का ये मतलब है कि आपको शब्दों का प्रयोग जो है वो बिल्कुल उपयुक्त करना चाहिए, ऐसे शब्द लिखने चाहिए कि जिससे वो बिल्कुल स्पष्ट समझ सके। यहाँ पे लिखा है एक बात, प्रेषक और रिसीवर। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि कोई, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी को मैसेज दे रहे हो, संदेश दे रहे हो, आप अपने शब्दों का वैसा प्रयोग करें कि उसको, जो मैसेज रिसीव करने वाला आपका दोस्त है या कोई भी है, वो उसे आसानी से समझ ले। अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे जो कन्फ्यूज़न पैदा कर दें, तो आपके दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो जाएगी, जिससे आपका जो मैसेज है वो सही ढंग से पहुंच नहीं पाएगा। तो बिल्कुल उपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल करना है कि ताकि वो आसानी से समझ सके। विचारों की स्पष्टता,
स्पष्टता का अर्थ है कि एक संदेश को थोड़े प्रयास से समझ जाना चाहिए। लिखित में छोटे, आसान और प्रभावी शब्दों और पैराग्राफ का उपयोग होना चाहिए। यानी कि विचारों की स्पष्टता से क्या है कि जो स्पष्टता है उसका जो अर्थ, विचारों की स्पष्टता आशय ये है कि आप जो अपना देखिए कि जो संदेश दे रहे हैं उसको, जो आपके विचार हैं आपके मन में जो आप व्यक्त कर रहे हो वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। लिखी जो चीज़ें हैं वो छोटी होनी चाहिए। छोटी का मतलब ये है कि आपका जो संदेश है वो इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि आप पूरी कहानी लिख दो। आपको थोड़े समय में, थोड़े शब्दों में आपको पूरी बात कह देनी है और प्रभावी शब्द इस्तेमाल करने हैं आपको। पैराग्राफ का इस्तेमाल करें। देखिए आप पूरा ही अगर एक ही बार में सारा कुछ लिख दो तो वो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। आपको पैराग्राफ में लिख के उसे समझाना है, तो जिससे आपके विचार जो है वो स्पष्ट होने चाहिए। आकर्षक स्टाइल का उपयोग करें। देखिए आकर्षक स्टाइल, ठीक है, जो स्टाइल है वो आकर्षक होना चाहिए। देखिए शैली किसी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होनी चाहिए, लेकिन यह एक समान और आकर्षक होना चाहिए। यानी कि जो आपके लिखने का जो स्टाइल है वो आकर्षक होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिसको पढ़ने के बाद वो जो है वो आपके मैसेज में इंटरेस्ट दिखाए। अब देखिए यहाँ पे मैं आकर्षक, देखिए ना, देखिए आप यहाँ पे जो मैंने आपको जो समझाना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखी हुई, हरे रंग में, अंदर ब्लैक कलर से लिखा है, ये नीचे ब्लू कलर से लिखा है, तो स्काई ब्लू कलर से लिखा है। तो ऐसे देखिए ये क्या है, ये स्टाइल है लिखने का। कुछ शब्द आपको लिखना बोल्ड, थोड़े से मोटे हो जाएंगे बोल्ड में, है ना, कुछ पतले हो जाएंगे, कुछ बड़े हो जाएंगे। वो लिखने का स्टाइल है जिससे आपका जो मैसेज है वो आसान हो सके। तो मौखिक संचार देखिए हम पढ़ ही चुके हैं कि मौखिक संचार वो है कि जब हम किसी से बोल के बात करते हैं, चाहे वो आमने सामने हो, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, चाहे वो टेलीफोन कॉल हो, चाहे भाषण हो, कुछ भी हो, वो है मौखिक संचार। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं मौखिक संचार के। ये जून 2014 में क्वेश्चन आया था, मौखिक संचार में ब्रेक डाउन के रूप में वर्णित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब एज। तो देखिए इसके क्वेश्चन, इसके ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट, विरोधाभास और असमानता और एंट्रोपी। तो इसका आंसर है एंट्रोपी। नेक्स्ट है संचार में भाषा है। संचार में भाषा क्या है, ये जून 2015 क्वेश्चन है। मौखिक कोड, इंट्रापर्सनल प्रतीकात्मक कोड या गैर मौखिक कोड। तो इसका आंसर है मौखिक कोड। ठीक है, यानी कि जो संचार इसमें भाषा का मौखिक कोड है। अब अगर आप देखेंगे कि अगर हमें किसी से कुछ बात कहनी है तो हम बोल के कहेंगे ना। मौखिक कोड का ये मतलब है कि डिफरेंट तरह की लैंग्वेज, हमारे यहाँ हिंदी भी है, पंजाबी भी है, बाहर देखिए 22 भारत में जो है वो 22 भाषाएं जो है बोली जाती हैं। वैसे बोली ज़्यादा जाती हैं, वैसे मान्यताएं जो है 22 भाषाओं को दी गई है। तो दुनिया में देखिए कितनी भाषाएं हैं, सभी बोल के इस्तेमाल करते हैं, संचार बोल के करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो संचार में भाषा है मौखिक कोड। देखिए दृश्य संचार, अब ये क्या है, दृश्य संचार शब्द या चित्र या दोनों का संयोजन के साथ हो सकता है। प्रस्तुति में जानकारी को अधिक यादगार बनाने के लिए दृश्य पाया गया है। अब देखिए दृश्य संचार क्या है कि कोई फ़ोटो दिखा दी जाती है, कोई चित्र दिखा दिया जाता है, जिसके साथ क्या होता है कि जो आपको एक संचार है, आपको कोई मैसेज देने का वो ज़रिया होता है। प्रस्तुति में देखिए कि जानकारी को अधिक यादगार बनाने के लिए। दृश्य संचार में ऐसा है कि मान लीजिए आपको कोई मैसेज देना है तो वो उसके ऊपर कुछ ऐसा आपको फ़ोटो दिखा देगी कि वो आप तक मैसेज है वो आसानी से पहुंच जाएगा। अब देखें जहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि अभी आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है, तो आपको दृश्य दिखाएंगे पोल्यूशन हो रहा है, इंसान जो है वो जगह जगह उनको इनकी हालत ख़राब हो रही है, तो वहाँ पे लिखा होगा स्टॉप पोल्यूशन। तो वो क्या है, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये पोल्यूशन को मना करें या स्टॉप पॉलीथीन। ठीक है, तो स्टॉप पोल्यूशन ऐसे कुछ करके आप बैनर लगे होते हैं, तो वो क्या है, वो दृश्य संचार है। दृश्य संचार संदेश में इस मोड पर अवगत कराता है कि जो आसानी से रिसीवर द्वारा याद किया जाता है, लेकिन वह मोड बहुत महंगा है। आप देखिए कि अगर आपको कोई चीज़ किसी को समझा के बतानी तो आप आसानी से समझा दोगे, अगर वही बात अगर आपको किसी को आकर्षक तरीके से समझानी है तो वो दृश्य संचार होगा, तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। देखिए मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, मैप है, स्लाइड है, मॉडल है, ग्राफ है, डेमोस्ट्रेशन है, चित्र है, टेबल है, चार्ट है, कई कुछ है। अब आप देखेंगे जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, वहाँ पे कोई फ़ोटो बनी होगी साथ में, है ना, तो वो काफ़ी महंगा हो जाएगा वो इसलिए।
क्योंकि इसके ऊपर देखिए कि अगर आपको अच्छे से दिखाना है तो काफ़ी उसमें मेहनत लगती है और काफ़ी वो कॉस्टली पड़ जाती है। वो चाहे दृश्य संचार, यानी कि संचार क्या है कि आप तक मैसेज पहुंचाने का ज़रिया। हम किसी के पास मैसेज पहुंचाते हैं, वो हम फ़ोटो दिखा के भी पहुंचा सकते हैं, तो वो क्या है, वो दृश्य संचार हो गया। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल संचार। ऑडियो विजुअल क्या है? देखिए, ऑडियो विजुअल एक संचार प्रस्तुति की प्रभावशालीता को दृष्टि और श्रवण दोनों के साथ बढ़ाता है। इस लाइन का क्या मतलब है, या ये लाइन थोड़ी सी आपको टिपिकल लगी, इस लाइन का मतलब है कि इनकी वो संचार जिसमें आपको चीज़ दिखाई भी दे रही है, आपको चीज़ सुनाई भी दे रही है। जब हम देखिए कि कोई मूवी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो उसमें आपको चीज़ सुनाई भी दे रही होती है और दिखाई भी दे रही होती है। वो क्या है? वो ऑडियो विजुअल संचार है। अगर आप मान लीजिए कि कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जो देशभक्ति के ऊपर आधारित हो, भगत सिंह के ऊपर आधारित हो, महात्मा गांधी के ऊपर आधारित हो, कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अंग्रेज़ों के टाइम के ऊपर कोई फिल्म हो, झांसी की रानी की, ऐसे देखिए आपको उसमें चीज़ें दिखाई भी देंगी, सुनाई भी देंगी, तो आपको मैसेज पहुंचेगा इसके ऊपर कि अंग्रेज़ों ने कैसे राज किया था, कैसे कैसे करके, है ना। अब मान लीजिए कि राजा अशोक के बारे में बताना हो तो आप तो पढ़ोगे। अगर आपको वही चीज़ आपको वो करके दिखानी हो, वो आपको क्या करेंगे, एक मूवी बना के दिखा देंगे, तो इससे आपको वो चीज़ आसानी से समझ भी आ जाएगी और आप उसे आसानी से देख भी पाओगे। वो संचार का ज़रिया है। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का अर्थ है कि वर्तमान प्रस्तुति के साथ चित्र या ग्राफ प्रस्तुत करना। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन स्पीकर के मुख्य संदेश से दर्शकों के ध्यान आकर्षित करने में मदद करता है। यह लाभ देता है कि संदेश को लंबे समय तक याद रखा जाता है, लेकिन यह बहुत महंगी प्रकृति है। आप देखिए कि अगर आपको किसी फ्रीडम फाइटर यानी कि किसी क्रांतिकारी के ऊपर जीवनी बना के, अगर आपको कोई मूवी बना के, मान लीजिए भगत सिंह के ऊपर कोई मूवी बना के आपको दिखाई जाए, आप वही चीज़ अगर किसी बुक में पढ़ेंगे तो उसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। अगर आपको वही चीज़, सारे वही सीन जो अंग्रेज़ों के टाइम क्रिएट करके दिखाए जाएं, तो आप उसे आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप जो चीज़ देखते हो वो आपको ज़्यादा समझ में आती है, ज़्यादा लंबे समय तक आपको वो याद रह जाती है। देखिए, जैसे टेलीविज़न है, वीडियो, केबल, सिनेमा, मल्टीमीडिया के साथ इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप देखिए कि मान लीजिए आप अखबार में कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको वो इतना याद नहीं रहेगा कि अगर आप वैसे ही न्यूज़ की अगर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो तो वो आपको वो आसानी से याद हो जाएगी। तो ये सारे क्या है, ये ऑडियो विजुअल संचार है। अब देखिए इसी के साथ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचारों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये जून 2012 का क्वेश्चन था। यानी कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जो नीचे जो प्रकार के विचार दिए गए हैं, उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका आंसर है देखिए ऑडियो विजुअल दो तरीके से। यानी कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है अगर हमें वो करनी है तो उसमें ऑडियो विजुअल दोनों ही तरीके हों तो वो अच्छे तरीके से हो पाएंगे। अब हम बात करेंगे गैर मौखिक संरचना, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक संरचना मौखिक संचार था वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक यानी कि ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, अशाब्दिक संचार संचार का एक आदिम रूप है जिसमें शब्दों का उपयोग शामिल नहीं है। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या गैर मौखिक संचार एक ऐसा संचार का माध्यम है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें क्या है, इसमें बॉडी लैंग्वेज यानी कि आपका जो शारीरिक भाषा है आपको बिना शब्दों के वो बतानी है। यानी कि ऐसा संचार जिसमें कोई भी शब्द नहीं है। देखिए, गैर मौखिक संचार संदेशहीन संदेश भेज रहा है या प्राप्त कर रहा है। यानी कि गैर मौखिक संचार क्या है कि एक ऐसा संदेश जिसमें बिल्कुल भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं है। गैर मौखिक संचार का उपयोग इशारों, मुद्राओं, चेहरे की अभिव्यक्ति, संकेत, भावनाओं आदि को संदेश के लिए किया जाता है। अब देखिए, गैर मौखिक संचार क्या है, मान लीजिए कि आप देखिए, मान लीजिए कि जो सीबीआई है, पुलिस वाले हैं, अगर कोई घटना हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो उनको जो सुराग, जो संकेत मिलते हैं वो उससे केस सॉल्व कर देते हैं। वो क्या है, वो गैर मौखिक संचार है, कड़ी से कड़ी जोड़ना। तो सिंपल सा आपको मैं यहाँ पे मीनिंग बताता हूँ कि मौखिक संचार में जहाँ पे आप बोल के या लिख कर शब्दों को प्रकट कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है कि आपको कहीं पे भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, आपको इशारे से बात समझानी है। मान लीजिए क्लास में टीचर या जो शिक्षक है क्लास में पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाने के बाद जब वह बच्चे से पूछता है कि बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, अगर वो बोल के बताएं कि हाँ या ना, तो वो कौन सा होगा, वो होगा वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार। अगर वो अपना सर हिला दे हाँ या ना में, तो वो होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि गैर मौखिक संचार।
अब देखिए गैर मौखिक संचार के क्या प्रकार हैं। देखिए यहाँ पे शारीरिक भाषा, व्यक्तिगत। शारीरिक भाषा देखिए आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है कि आपको कैसे इशारे करने कैसे नहीं। व्यक्तिगत है समय भाषा के लिए संलग्न अर्थ, स्वर, पैरा लैंग्वेज की टोन, भौतिक पर्यावरण, भौतिक संदर्भ। तो जानते हैं पहले शारीरिक भाषा को। देखिए यह किसी भी तरह की बॉडी मूवमेंट होती है जो अलग अलग मूवमेंट या इमोशन को व्यक्त कर सकती है। देखिए शारीरिक भाषा क्या है, एक ऐसा संचार जिससे पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है। देखिए सबसे पहले है कि चेहरे का भाव, हाव भाव। आपने किसी व्यक्ति का कुछ बात कही, वो हंसने लग गया, यानी कि इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति खुश है। आपने कुछ ऐसी बात कह दी कि उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति को गुस्सा आ गया। तो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि हमारा मूड कैसा है। ठीक है, वो क्या है, चेहरे के हाव भाव से पता चलता है। तो देखिए वो थोड़ी बताएगा कि मेरे को खुशी हो रही है, गुस्सा हो रहा है, वो तो आप उसका चेहरा देख के बताएंगे ना। अगर वो बिल्कुल गुस्सा कर रहा है, उसका चेहरा लाल हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये गुस्सा कर रहा है। तो वो क्या है, वो गैर मौखिक संचार के अंदर आएगा। दूसरा है देखिए आई मूवमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे आंखों की मूवमेंट आएगी। ठीक है, यहाँ पे आंखों की मूवमेंट आएगी, यहाँ पे गलत लिखा गया है, आंदोलन, ये गलत है। आंखों की देखिए मूवमेंट, देखिए आंखों के इशारे, उससे पता चलेगा। ठीक है, जेस्चर, जेस्चर को देखिए कहते हैं हाथों के इशारे। एक होता है पोस्चर, पोस्चर है आसन। ठीक है, उसके बाद देखिए सिर हिलाना, हाँ या ना में सिर हिलाते हैं ना आप। ठीक है, वो चीज़, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है भौतिक उपस्थिति, कोई चीज़ की भौतिक उपस्थिति हो, आपके सामने रखी गई है वो चीज़। नेक्स्ट है समीपता, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। समीपता देखिए इसका अर्थ है कि लोगों से स्थान और दूरी बनाए रखना। शब्द निकटता या निकटता से व्युत्पन्न प्रॉक्सिमिक्स के लिए वहाँ अंतरंग, अंतरिक्ष, सामाजिक और सार्वजनिक संधान। देखिए यहाँ पे आप इसको कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको सिंपल से मीनिंग बताता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि समीपता क्या ये है कि मान लीजिए कि जो आप देखें कि जो करीबी दो आपके परिवार वाले हैं या किसी जो करीबी दोस्त हैं, जो आपके दोस्त हैं, सहकर्मी हैं, ठीक है, आप उनके कितने करीब हो वो आपको अच्छे से जान लेंगे। हम कहते हैं ना यहाँ पे कि मैं तो इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो वो आपको एक मैसेज देने का ही तरीका है, आप आसानी से समझ पाओगे। नेक्स्ट है समय भाषा। व्यावसायिक बैठक के लिए देर से आना, सांस्कृतिक गतिविधि के लिए और समय को इतना महत्व नहीं दिया जाता। समय भाषा क्या है, टाइम लैंग्वेज, यानी कि कोई भी व्यावसायिक बैठक है, कोई भी बिजनेस मीटिंग है, वहाँ पे देरी हो जाए। और सांस्कृतिक गतिविधि हो, यहाँ पे कोई कल्चरल एक्टिविटी चल रही हो और वहाँ पे समय को इतना महत्व नहीं दिया जाता। मान लीजिए कि आप कोई मीटिंग में जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग में, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप 1 घंटे के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप देरी भी हो सकती है, 3 घंटे भी लग सकते, 4 घंटे भी लग सकते हैं। जब तक आपका काम ख़त्म ना हो जाए तब तक आप वहाँ से नहीं आ सकते। कल्चरल एक्टिविटी, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा हो तो वहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होता है, ऐसे करके। तो आइए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं अब लगे हाथ। हर प्रकार का संचार इससे प्रभावित होता है। ये दिसंबर 2015 क्वेश्चन था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संदर्भ। कक्षा में एक संचारक का विश्वास स्तर निम्न द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनकी कक्षा में एक संचारक का विश्वास, संचारक मतलब क्या, संचारक मतलब कि जो कम्युनिकेटर यानी कि टीचर, उसका जो विश्वास है वो कैसे निर्धारित होगा। इसका आंसर है नेत्र संपर्क का उपयोग। क्लास में अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं अगर उनका आई कांटेक्ट होगा, नेत्रों का संपर्क होगा, तभी वो अच्छे से कर पाएंगे। निम्न में से किसी कक्षा में गैर मौखिक संचार के घटकों का पता लगाएं। यानी कि किसी कक्षा में गैर मौखिक संचार, एक ऐसी क्लास जहाँ पे नॉन वर्बल मैसेज दिया जा रहा है। तो ये जुलाई 2016 का क्वेश्चन है। देखिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चेहरे की अभिव्यक्ति, काइनेसिक्स यानी कि आपकी शारीरिक भाषा और व्यक्तिगत स्थान। यहाँ पे बताया गया था कि गैर मौखिक संचार आपको कक्षा में पता लगाना है। अगर मान लीजिए क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चों को कैसे समझ में आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, तो वो चेहरे की अभिव्यक्ति से ही पता चलेगा। जब मौखिक और गैर मौखिक संदेश विरोधाभासी होते हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग डैश में विश्वास करते हैं। ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, गैर मौखिक संदेश। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे औपचारिक संचार की। औपचारिक संचार देखिए क्या है यहाँ पे। औपचारिक संचार में उचित चैनल, कुछ नियम, सिद्धांत और उचित प्रारूप का उपयोग किया जाता है। ये संचार संदेश या सूचना को केवल गर्त उचित चैनल पर पारित किया जाता है, जिसमें ज़्यादातर लिखित प्रारूप जैसे कि व्यावसायिक संगठन में ईमेल, रिपोर्ट, परिपत्र, मेमो, नोटिस आदि होते हैं। प्रबंधन द्वारा सूचित उचित न्यायिक स्तर पर एक प्रारूप संचार बनाया जाता है। देखिए आपको मैं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही आपको मैं एक ही बार में समझा देता हूँ, बहुत ईजी है। देखिए होता क्या है कि औपचारिक संचार को कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और अनौपचारिक को कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संचार कहाँ पे होता है कि किसी कंपनी के अंदर, किसी संगठन के अंदर वो होता है संचार, औपचारिक संचार। यानी कि अगर किसी कंपनी ने किसी अपने एम्प्लॉय जो उसके कर्मचारी हैं उससे कोई बात करनी है, कोई संचार करना है, तो औपचारिक संचार होगा, यानी कि वो बिजनेस से रिलेटेड ही होगा। यानी कि ऐसा संचार जो बिजनेस से रिलेटेड हो वो कहते हैं औपचारिक संचार। ठीक है, यानी कि जो जहाँ पे काम कर रहे हैं या उस चीज़ से संबंधित हो तो वो है औपचारिक संचार। मान लीजिए कि एक कॉलेज है, वहाँ पे अगर छुट्टी का संदेश देना है कि कल को छुट्टी है, तो वहाँ पे आपको लिख के नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा, ठीक है, या मैसेज आ जाएगा कि कल को छुट्टी है। वो क्या है, वो औपचारिक संचार है। दूसरी तरफ औपचारिक संचार क्या है कि आप दिन भर जो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बातें करते हैं, वो अनौपचारिक संचार है। औपचारिक संचार में क्या होता है कि जब भी आप किसी को मैसेज पहुंचाते हो, कुछ भी मैसेज देते हो, वो बिल्कुल ही उसमें शब्दों का व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल होता है, यानी कि कट टू कट बात होती है कि जिससे उसके वो काम में आए। अनौपचारिक संचार में क्या है कि आप जिससे मर्जी बातें करते रहो, उस बातों का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो नेक्स्ट है ग्रेप वाइन संचार। ग्रेप वाइन क्या है, एक शैक्षिक संचार चैनल है जो उन व्यक्तियों से संबंधित है और जो अनौपचारिक संचार प्रणाली से जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार अनौपचारिक संचार को ग्रेप वाइन संचार के रूप में जाना जाता है। इसमें अफवाहें, गपशप, आधारहीन समाचार प्रचार और विकृत तथ्य शामिल हैं। इस प्रकार की नेटवर्क सूचना किसी विशेष दिशा में प्रभावित नहीं होती। ग्रेप वाइन संचार का सीधा ही मतलब है कि एक ऐसी खबर जो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, बिल्कुल ही झूठी है, यानी कि एक ऐसी खबर जिसका कोई मतलब नहीं है, वो क्या है, वो है ग्रेप वाइन संचार। ये किसके अंदर आता है, ये आता है अनौपचारिक संचार के अंदर। आप देख रहे हैं ना डिफरेंस कि फॉर्मल जो कम्युनिकेशन यानी कि और औपचारिक जो संचार है वो एक ऐसा संचार है कि जिसमें आपको व्यवस्थित रूप से सब कुछ आपको काम के लिए बताया जाता है। अनौपचारिक संचार में देखिए ग्रेप वाइन संचार भी आ रहा है कि एक ऐसी खबर जो बिल्कुल काम में नहीं है, अफवाहें। आप यूट्यूब पे देखना, वीडियो ऐसी कई आपको दिख जाएंगी जिसके बाहर टैग में कुछ और होगा, जब वीडियो खोल के देखो तो अंदर कुछ और ही होता है। तो वो क्या है, वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, वो ग्रेप वाइन मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट है अंतर विभागीय संचार। देखिए छोटे संगठन बहुत सरल तरीके से संवाद करते हैं, लेकिन बहुत बड़े संगठन को एक कुशल प्रणाली की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा संवाद और संपर्क कर सके। यानी कि अगर मान के चलते देखें अंतर विभागीय संचार क्या है कि अगर कोई संगठन बहुत छोटा है तो वो आपस में जो संवाद बहुत सरल तरीके से कर लेंगे। यानी कि मान के चलिए कि कोई छोटी सी कंपनी है, छोटा सा मान लीजिए कि कोई कंपनी है छोटी सी, मान लीजिए एक व्यक्ति की 3 दुकानें हैं आसपास, तो वो अपने आप ही वो संचार कर सकता है बहुत आसानी से। अगर किसी की बहुत बड़ी कंपनी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी हो, तो वहाँ पे उनको संचार करने के लिए क्या है, कुशल प्रणाली का उपयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए एक किसी व्यक्ति की कंपनी है, वो 10 मंजिला इमारत की कंपनी है। आप देखिए कि अगर उसको 10वीं मंजिल से पहली मंजिल तक उसको अगर संचार करना है तो वो आसानी से थोड़ी कर पाएगा। उसको उसके लिए कुशल प्रणाली, उसको इंटरकॉम रखना पड़ेगा, टेलीफोन रखना पड़ेगा, काफ़ी कुछ रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो